बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे भाई। और वेक्टर में आपको मजा आ रहा होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। क्योंकि मैं बहुत छोटी से छोटी चीज बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। और जैसा मैंने पहले भी कहा है आपसे कि भैया फिजिक्स में अगर आपको समझना है तो वीसीआर पर कमांड करना पड़ेगा। इसलिए आपको बहुत छोटी से छोटी बातों को बताने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। चलिए बच्चों, कल हमने पढ़ लिया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के सारे पॉइंट्स प्लस उसकी एप्लीकेशंस, मतलब की क्वेश्चंस। हर तरीके की वैरायटी का सवाल मैंने कल आपको करवा दिया। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी देखा गया तो दो वेक्टर्स के लिए ही लॉ था बच्चों, उसका रिजल्टेंट निकालने का। और लॉ ऑफ ट्राइंगल देखिए तो वो भी दो वेक्टर का ही रिजल्टेंट निकालने का मेथड था। पर अगर मान लो दिमाग में बात आता है कि बोले सर अगर मान लो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर हमें दे दिए जाएं तो चलिए भाई, उसके लिए आज हम पढ़ेंगे बच्चों लॉ ऑफ पॉलीगन। लॉ ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन वो शेप होती है बच्चों जिसमें तीन या तीन से ज्यादा साइड्स होती है। पॉलीगन का मतलब होता है ऐसी शेप जिसमें तीन या तीन से ज्यादा साइड्स होती हैं। जैसे ट्राइंगल तीन साइड का है बच्चों, स्क्वायर रेक्टेंगल चार साइड का है, पेंटागन पांच साइड का, हेक्सागन छह साइड का है। तो उन सभी शेप्स को हम पॉलीगन के नाम से जानते हैं। क्या लॉ दिया गया यहां पर समझिएगा ध्यान से। व्हेन थ्री और मोर देन थ्री साइड्स, more than three vectors बोलो, साइड नहीं वेक्टर्स, आर रिप्रेजेंट regularly of a polygon, then closing side of polygon taking in opposite order represent resultant of these vectors। ये लॉ है हमारा कि व्हेन थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट, दो तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर ले हो रेगुलरली, मतलब कि एक जहां खत्म हो वहीं से दूसरा स्टार्ट हो। रेगुलर का मतलब बताया था बच्चों, एडजेसेंट का मतलब भी बताया था मैंने आपको। ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन की साइड्स को तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो पॉलीगन को क्लोज करने वाली जो साइड होगी उसको आप अपोजिट ऑर्डर में लीजिए और वही साइड वहां पर उनका रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट को। समझो, मान लो कि एक वेक्टर आपको यह दिया हुआ है, ए वेक्टर, सपोज ये बी वेक्टर, सपोज ये सी वेक्टर, सपोज ये डी वेक्टर। ये सब अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स मैंने ले लिए और आपसे कहा कि सभी वेक्टर्स पॉलीगन की रेगुलर साइड्स को रिप्रेजेंट करते। पता नहीं कौन सी साइड बनने वाली, मुझे क्या मालूम यार, पर ये सभी वेक्टर जो है बच्चों वो पॉलीगन के रेगुलर साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए भाई, पहला वेक्टर कौन है? ए वेक्टर। एज इट इज उठाकर यहां रख दीजिए, रख दिया भाई। ये जहां खत्म होगा वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू होना चाहिए। दूसरा कौन है? बी वेक्टर। एज इट इज उठाकर रख दीजिए, ये बी वेक्टर।
रेगुलरली रखना है, ध्यान रखना। यानी पहला जहां खत्म हो वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। खत्म कहां होता है? हेड पर। स्टार्ट कहां से होता है? टेल से। तो ये भैया इसका टेल और इसका हेड दोनों कॉन्साइड हो चुके हैं। ग्राफिकल मेथड से वेक्टर एडिशन भी हो चुका है। तीसरा हमारा सी वेक्टर, इसको उठाकर यहां रख दीजिए। ये ले भाई, तीसरा वेक्टर भी अपने रख दिया, सी वेक्टर। चौथा वेक्टर डी वेक्टर है, वर्टिकली डाउनवर्ड बोला गया, ले भाई कर दिया। क्लोज तो नहीं हुआ यार ये, तो इसको क्लोज करो। अब क्लोजिंग साइड क्या होगी? फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ ड्रॉन वेक्टर जो होगा वो क्लोजिंग साइड होगी। क्या? फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ ड्रॉन वेक्टर जो होगा वो एक क्लोजिंग साइड होगी, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा बच्चों। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या बनी भाई? इन सभी वेक्टर्स का एडिशन। ये हमारा रिजल्टेंट होगा बच्चों। यही हमारा लॉ ऑफ पॉलीगन है। लॉ ऑफ पॉलीगन है ये। सिंपल, केवल इतनी सी बात अपने समझ में आती है यहां पर। अब इस लॉ ऑफ पॉलीगन पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, ये समझने की बात है। क्वेश्चन को देखेंगे जरा ध्यान से। पहला सवाल, मान लो आपको ऐसा दिया गया बच्चों, ध्यान से सीखिएगा। एक स्क्वायर दिया गया आपको, स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल लेंथ की होती है बच्चों। अ स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। और यहां पर ऐसे मेंशन करके दिया बच्चों कि पहला वेक्टर है ये ए बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी सी वेक्टर, तीसरा वेक्टर लिया उसने डी सी वेक्टर, और चौथा लिया अपने पास में ए डी वेक्टर। If all these four vectors are taking at a single point, taking as a single point, अभी तो सब अलग अलग पॉइंट पर काम कर रहे हैं ना भाई। ये जैसे यहां से यहां तक काम कर रहा है, ये यहां काम कर रहा है, ये इधर काम कर रहा है, ये इधर काम कर रहा है, तो फाइंड देयर रिजल्टेंट। अब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो सिंबल आपसे बोले कि साहब इनका एक पॉइंट पर लेना जरूरी। वो ये भी कह सकता है आपसे कि ये चार वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बताओ इनका रिजल्टेंट क्या होगा। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, समझो जरा ध्यान से। पॉलीगन है ये तो कंफर्म है कि भाई यहां पर चार साइड पर। यहां प्रॉब्लम क्या है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर तो रेगुलर है, और इधर ये वेक्टर और ये वेक्टर रेगुलर है। इनमें से कोई एक साइड अपोजिट ऑर्डर की नहीं है। दो दो साइड अगर ये रेगुलर है तो ये दो इनकी अपोजिट है। चलिए यार कैसे करें फिर इसको? कुछ मत करो, ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत आसान सा तरीका बताता हूं मैं आपको। इन सभी वेक्टर्स को आप एक पॉइंट पर शिफ्ट कर लीजिए। जैसे मान लो इस पॉइंट पर मैं शिफ्ट करना चाहता हूं, यहां से आप सीधे इसको उठाओ और यहां रख दीजिए। ये रख दिया भाई, ए बी वेक्टर, ए से बी की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है ए के बराबर है। लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है भाई। दूसरा वेक्टर बीसी, इसको उठाकर या शिफ्ट कर लीजिए, पर शिफ्टिंग ऐसे होनी चाहिए कि एक ही पॉइंट पर सभी की या तो टेल्स आ जाएं या सभी के हेड्स आ जाएं। ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसको उठाकर देखा तो इसकी टेल पर ही इसकी टेल आनी चाहिए। ये लीजिए साहब, कौन सा वेक्टर बना बच्चों? ये बीसी वेक्टर, और इसका भी मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। फिर मैंने उठाया डीसी को, डीसी को उठाकर जब रखूंगा तो बिल्कुल एज इट इज यहां पर आएगा। सेम लेंथ है भाई, डीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एक के बराबर आएगा बच्चों। फिर आप एडी को उठाकर रख दीजिए, एडी भी बिल्कुल इसके पैरेलल ही आएगा। यहां पर ये एडी वेक्टर होगा, उसका भी मैग्नीट्यूड एक के बराबर हो। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों पैरेलल है, और पैरेलल में मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलता था। लॉ ऑफ पॉलीगन का, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का पहला ही पॉइंट था। तो क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं कि इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन के अंदर ट्वाइस ए बन गया है, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो गया भाई। ए और ए दोनों पैरेलल है, और इधर देखेंगे तो इधर भी 2a बना है, और इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर लाइन पर आता है, और √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन। आंसर। अरे क्लियर हुआ भाई सबको?
अगर ये समझ में आ गया तो चलो एक सवाल एज ए प्रैक्टिस में आपको देता हूं, समझिएगा ध्यान से। मान लो आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिया गया, समझना बहुत प्यारा सवाल है, ये पूछा हुआ सवाल भी है। रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, नाम दे दिया इसका ए बी सी डी ई एफ, सभी की साइड इक्वल लेंथ की है, ठीक है। अब यहां पर बच्चों आपको ये दिया ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, ई डी वेक्टर, एफ ई वेक्टर और ए एफ वेक्टर। फाइंड देयर रिजल्टेंट, फाइंड देयर रिजल्टेंट। ट्राई कर लीजिए, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो, करना बहुत जरूरी है बच्चों। चलिए कर लिया होगा। तो सर इतनी जल्दी कोई सवाल होता है क्या? अरे भाई पॉज करके तो होता है ना यार, पॉज करके तो होता है। पॉज कर लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए, नहीं बनाया तो फिर मैं बता ही रहा हूं आपको। अब चलिए देखिए इधर, इन सभी वेक्टर्स को आपको एक पॉइंट पर शिफ्ट करना होगा। सपोज इस पॉइंट पर शिफ्ट किया, पर शिफ्टिंग ऐसे होनी चाहिए कि इन सभी वेक्टर्स के या तो टेल्स कॉन्साइड करना है या फिर हेड्स कॉन्साइड करना है। उठाकर रख दीजिए ए बी, ध्यान से देखो, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है और इसके बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल ईडी भी नजर आ रहा है, तो ये दोनों सेम साइड में आएंगे। तो मैं यहां सीधा ही 2a लिख देता हूं बच्चों, सीधा ही लिख दिया मैंने 2a, ध्यान रखना ऐसे नहीं बना रहा हूं मैं, शायद डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि ये और जब इसको उठाकर रखूंगा तो सी के ऊपर आएगा वो, तो 2a बना देगा। अब ध्यान से देखो, बीसी जो है वो एबी से कितने एंगल पर है? एबी से बीसी कितने एंगल पर है? बस सर रेगुलर हेक्सागन का तो दो साइड के बीच का एंगल 120 होता है, तो 120 के एंगल पर है। यही गलती करोगे, अरे ये तो वैलिड एंगल ही नहीं है मेरे भाई। वैलिड एंगल तो वो होता है जब दोनों की या तो टेल्स कॉन्साइड हो या दोनों के हेड्स कॉन्साइड हो। तो आप इसको आगे शिफ्ट करोगे तो ये वाला एंगल वैलिड होगा ना 60 डिग्री। तो बीसी को आपको लगाना है 60 डिग्री पर एग्जैक्टली। ये आपने बीसी को लगाया और बीसी के बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल ये एफ ई है। इसको भी जब आप शिफ्ट करोगे इसी के ऊपर ओवरलैप होगा तो ये भी 2a होगा और ये एंगल 60 डिग्री का होगा। ध्यान से देखो, बीसी के पैरेलल था एफ ई, एज इट इज उठाकर आपने लग दिया 2a। अब आता सीडी। अगर मैं पूछूं बीसी और सीडी के बीच का एंगल कितना है, तो ये वैलिड एंगल नहीं है। इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाओ, ये एंगल वैलिड है, ये वैलिड एंगल है। यानी कि इस बीसी से 60 डिग्री पर, मतलब इससे 60 डिग्री पर इधर ही बना दीजिए। कौन सा है ये? सीडी। और सीडी के पैरेलल कौन है? एएफ, तो ये भी 2a और ये एंगल कितना बताओ? 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये वाला 2a और ये वाला 2a, दोनों के बीच में एंगल 120 का है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो इन दोनों की जगह पर इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 2a इसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? बाइसेक्टर लाइन पर होगा और उसका मैग्नीट्यूड किसी एक के बराबर होता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के स्पेशल पॉइंट चल रहे थे, पॉइंट नंबर 4, कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर किसी एंगल पर काम करते हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर लाइन पर होता है और उसका मैग्नीट्यूड 2a cos θ by 2 के बराबर होता है। फिर मैंने उसके सब पॉइंट्स बताए थे, 4a, 4b, 4c, 4d। 4d का रिजल्ट यही था कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 120 के एंगल पर काम करते हैं तो रिजल्टेंट किसी एक के बराबर हो जाता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बाइसेक्टर लाइन पर 2a के बराबर हो गया। अब केवल हमारे पास यही और दोनों पैरेलल है ये, तो हमारा आंसर जाएगा यहां पर 4a के बराबर। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। यही है अपने पास में लॉ ऑफ पॉलीगन बच्चों। आपने देखा कि वेक्टर्स के अंदर हमने जितने भी लॉ पढ़े अभी तक, 3 लॉ पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पॉलीगन। ये सभी तीनों की तीनों लॉज एडिशन से रिलेटेड ही है। वेक्टर के अंदर अगर कोई लॉ के नाम पर कोई चीज है तो केवल और केवल वेक्टर एडिशन लॉ।
चाहे वो लॉ ऑफ ट्राइंगल हो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हो, चाहे लॉ ऑफ पॉलीगन हो बच्चों। ये तो बात हुई बच्चों एडिशन लॉस की, जहां पर तीनों की तीनों लॉज मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बच्चों। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, समझिएगा ध्यान से। एडिशन करने का तो एक लॉ था जो आपको ग्राफिकल मेथड से सिखाया गया था कि साहब किसी एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल को कॉन्साइड कर दीजिए और रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कीजिए आप फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड की तरफ। वो एक लॉ था और वही लॉ लॉ ऑफ ट्राइंगल बन गया बाद में जाकर। पर सब्ट्रैक्शन करने का कोई लॉ नहीं है कि साहब इसका टेल इसकी हेड या इसका हेड इसकी टेल, ऐसा कोई लॉ नहीं है सब्ट्रैक्शन का। मान लीजिए अगर मैंने ये कहा आपसे कि यार मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले तो इसका मतलब समझ में आए कि ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है। यहां हम ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं बच्चों कि यार ए वेक्टर में ऐड कर रहा हूं नेगेटिव बी वेक्टर को। ये सब्ट्रैक्शन है पर ये एडिशन है, और एडिशन करना मुझे आता है, दो वेक्टर्स का एडिशन करना मुझे आता है क्योंकि मैंने ग्राफिकल मेथड से भी सीखा है, लॉ ऑफ ट्राइंगल से भी सीखा है और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी सीखा है। तो ये दो वेक्टर्स का आप तो एडिशन करना है। पर बोले सर एडिशन करने के लिए पहले आपको नेगेटिव बी वेक्टर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सिर्फ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि सपोज ये ए वेक्टर है और ये मान लीजिए बी वेक्टर है, कि दो वेक्टर मैंने मान लिया और आपसे कहा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करके दीजिए मुझे कि उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। ये मैंने आपसे बोल दिया। तो मुझे मालूम भाई डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन का कोई लॉ नहीं है, पर हां सब्ट्रैक्शन को भी हम एडिशन लॉ की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो मैं इसी को लिख सकता हूं कि मैं अगर ए वेक्टर में ऐड करता हूं नेगेटिव बी वेक्टर को तो मेरा रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। अब मुझे यहां पर रिक्वायरमेंट है माइनस बी की, तो याद करो टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर नेगेटिव वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में जो ड्रॉन वेक्टर होता है वही अपने पास में नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर होता है। यानी जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा अगर मैं यहां पर एक वेक्टर को ड्रॉ कर लेता हूं, आपको समझाने के लिए नेगेटिव डॉट 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 करके बना दिया है, ये नेगेटिव बी वेक्टर है। अब इसके अंदर इसको ऐड करना है और ऐड करने का रूल कहता है कि आप ए वेक्टर के हेड पर नेगेटिव बी वेक्टर की टेल को कॉन्साइड कर दीजिए। तो आप पहले इसको उठाकर यहां रख लीजिए। ले भाई ये कर दिया अपन ने ए वेक्टर। अब आप यहां से उठाकर नेगेटिव बी वेक्टर को शिफ्ट कर दीजिए यहां पर। तो आपने नेगेटिव बी वेक्टर को शिफ्ट किया भाई बच्चों। तो ध्यान से देखो ए वेक्टर में नेगेटिव बी वेक्टर ऐड हो चुका है। फिर आपको लॉ ऑफ ट्राइंगल कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपोजिट ऑर्डर में ड्रॉन वेक्टर जो होगा वो उनका रिजल्टेंट होगा। तो यहां फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड की तरफ एक रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कीजिए। ये R1 वेक्टर मिलेगा और ये होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। ये मैंने इस वेक्टर में से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके ये रिजल्ट निकाल दिया है। अब कोई कहता नहीं सर उल्टा करो, मतलब कोई मुझसे कहता कि नहीं सर आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कीजिए। तो मेरे भाई बी वेक्टर के अंदर मुझे अब ऐड करना पड़ेगा नेगेटिव ए वेक्टर को। बी वेक्टर मेरा ये वाला था, तो इस वेक्टर को एज इट इज आप ड्रॉ कर लीजिए यहां पर। ले भाई बी वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ कर लिया मैंने, और अब मुझे आवश्यकता है माइनस ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर के अपोजिट जो होगा वही माइनस ए वेक्टर होगा बच्चों।
इसको उठाकर यहां रख दीजिए, ये लीजिए भाई, ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हो गया। अब इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट यहां से यहां तक बनेगा। यह है सपोज R2 वेक्टर, और इस R2 वेक्टर की वैल्यू हम लिखेंगे B वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब जरा गौर से देखो, गौर से देखने की बात है। जब आपने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया तो रिजल्टेंट ये वाला मिला था आपको। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, पर इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर दोनों डायग्राम्स, ऑन द बेसिस ऑफ बोथ डायग्राम्स वी कैन से दैट कि R1 वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू R2 वेक्टर। कह सकते हो आप, क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते भाई। इक्वल में तो मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है, पर यहां तो दोनों की डायरेक्शन ही अपोजिट आ रही है बच्चों। और R1 वेक्टर की वैल्यू थी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी। ओहो, काम की बात मिल गई है भाई बच्चों। जब हमने एडिशन लॉ पढ़ा था तो वहां तो आपने पढ़ा था ऐसा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर होती है, जिसको आपने बोला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पर यहां पर बराबर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन डू नॉट फॉलो दी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, पर वेक्टर एडिशन ऑलवेज फॉलोज दी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई बात? ये तो मैंने आपको सब्ट्रैक्शन करना ग्राफिकल मेथड से सिखाया कि एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन करना कैसे है। अब दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड, जैसे कि आपने वहां लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर निकाला था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया था आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा के बराबर, और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन आई थी tan अल्फा इक्वल टू क्यू sin थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा के बराबर। एग्जैक्टली वैसे ही मैं चाहता हूं कि यहां पर भी इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताया जाए और इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन को बताई जाए। चलिए निकालें, तैयार हैं? चलिए पहले नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। चलिए बच्चों, तो अब सब्ट्रैक्शन के बाद जो आपने निकाला था अभी यहां पर कि दो वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन किया तो एक रिजल्टेंट बना, पर उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। मैं जो निकालने जा रहा हूं वो क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको निकालकर देना है। समझिएगा ध्यान से, इसका डायग्राम को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मान लो कि यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर हमने ले लिया बच्चों, ओ से लेकर ए तक का। इसको नाम दे दिया मैंने पी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास में ये ओ से लेकर क्यू तक, ओ से लेकर बी पॉइंट तक क्यू वेक्टर, और इनके बीच का ये एंगल वैलिड एंगल है, वैलिड एंगल है। अगर मुझे इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना था, रिजल्टेंट का, सब्ट्रैक्शन वर्ड ने यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब तो था एडिशन। तो आपने क्या किया था याद करो, इस वेक्टर को उठाकर यहां शिफ्ट किया और एक रिजल्टेंट ड्रॉ किया। फिर मैंने कहा भाई वेक्टर एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो आपने पी वेक्टर में क्यू वेक्टर को ऐड करके एक रिजल्टेंट बनाया। अगर क्यू वेक्टर में इसको शिफ्ट करते तो भी रिजल्टेंट वही आता, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपने सीख लिया था। तो वो तो एडिशन का पैरेललोग्राम बना था यार, एडिशन का पैरेललोग्राम बना था। पर मुझे यहां पर पूछा जा रहा है कि आप निकालिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। यानी कि मुझे ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है
कि इन दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, वो निकालो। और आपको पता है कि मैं इसी चीज को अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, मॉड ऑफ पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर। क्योंकि सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट किसी लॉ से नहीं होता है भाई, सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी आपको एडिशन लॉ की हेल्प की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए पहले मुझे नेगेटिव क्यू वेक्टर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर इस क्यू वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लिया बच्चों, जो कि आपको पता है क्या होगा, इस क्यू वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, पर मैग्नीट्यूड में सेम होगा बच्चों। ये नेगेटिव क्यू वेक्टर होगा मेरा, वो ओ से बी था, मान लो ये ओ से सी तक है। अब मुझे खेल खेलना है इसका और इसका, क्योंकि एडिशन तो मुझे इन दोनों का ही करना है ना, और जिनके बीच का आपको एडिशन करना है, एंगल भी उन्हीं के बीच का देखा जाता है। तो मुझे इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन करना है, तो इनके बीच का ये एंगल कोई और नहीं 180 माइनस थीटा ही होगा, क्योंकि मुझे एडिशन इन दोनों का करना है, और जिनका एडिशन मुझे करना है एंगल उन्हीं के बीच का देखना होता है। और एडिशन करने के लिए हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को यूज किया था, पर यह पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग नहीं है, एडजेसेंट साइड्स तो है, पर एडिशन तो करना पड़ेगा ना। तो फिर मैंने माइनस क्यू वेक्टर को यहां से उठाकर यहां शिफ्ट कर दिया बच्चों। एडिशन करने के लिए मैंने माइनस क्यू वेक्टर को यहां शिफ्ट किया। ये माइनस क्यू वेक्टर जो यहां था वो यहां शिफ्ट कर दिया, और इन दोनों का हो गया एडिशन। तो पक्की बात है बच्चों, जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट पहले वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ आएगा। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का, किन दोनों के पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का ये रिजल्टेंट है। इसका मैग्नीट्यूड मुझे बताना है कितना बड़ा है ये। किया तो एडिशन ही है ना यार, और एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है हमेशा। तो मैंने पी वेक्टर में माइनस क्यू वेक्टर को ऐड किया, अगर मैं माइनस क्यू में इस पी को ऐड करता तो इसको शिफ्ट करता है यहां पर, तो मैंने पी वेक्टर को उठाकर यहां शिफ्ट कर दिया बच्चों, तब भी रिजल्टेंट वही रहेगा जो पहले था। ये सब्ट्रैक्शन का पैरेललोग्राम बना दिया है, पर किया मैंने एडिशन ही है, ध्यान रखना। और एडिशन में जो पैरेललोग्राम का रिजल्ट आया था वो रिजल्ट आप सबको पता है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। बताया था कि ये फॉर्मूला कब काम करता है, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपके पास हो और उनके बीच का एंगल हो। तो चलो साहब, इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, जिनका मैंने एडिशन किया, इसका और इसका एडिशन किया, इसका मैग्नीट्यूड p होगा और इसका माइनस q का मैग्नीट्यूड q होगा। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्यू ही होगा ना यार। तो इन दोनों का एडिशन किया, तो मैं इसी एडिशन के फॉर्मूले को अगर यहां लगाऊं बच्चों, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू, पर जिनका मैंने एडिशन किया है उनके बीच का एंगल अब थीटा नहीं है, 180 माइनस थीटा है। तो यहां पर मुझे कॉस 180 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, और cos 180 माइनस थीटा का मतलब हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया बच्चों cos की वैल्यू माइनस के अंदर आना। तो इसका मतलब है कि आर स्क्वायर इक्वल टू बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस cos थीटा होती है, तो यहां आ जाएगा माइनस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ओहो, ये फॉर्मूला तो बिल्कुल वैसा ही आ रहा जैसा ये था। जब एडिशन करना हो दो वेक्टर्स का तो यहां प्लस, और जब दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहा हो तो इस प्लस की जगह पर माइनस। फॉर्मूला वही है, ध्यान रखना, फॉर्मूला वही है, पर यहां जब एडिशन करना हो तो यहां प्लस, और जब सब्ट्रैक्शन करना हो तो यहां माइनस आता है। इससे आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल कर दे सकते हो। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन का मतलब आपको बता था पी वेक्टर से रिजल्टेंट का बनने वाले, ये याद कीजिए पैरेललोग्राम को, आपको मैं सब चीज वापस से रिकॉल करवाता हूं बार 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 बार। ये आर, ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, ये इनके बीच का एंगल थीटा, तो ये एंगल अल्फा आपने निकाला था पी वेक्टर से बनने वाला एंगल, तो यहां पर भी पी वेक्टर से बनने वाला ये एंगल अल्फा आप देख लीजिए। इस रिजल्टेंट की वैल्यू आई थी tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा।
करना कुछ नहीं है, थीटा ही बदलना है। ये भी तभी काम करता था जब दोनों के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल हो। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला मैं फिर लगाऊंगा, पर बस थीटा बदल दूंगा। 180 माइनस थीटा पी प्लस क्यू कॉस 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, पर साइन पॉजिटिव होता सेकंड क्वाड्रेंट में, ASTC रूल। तो यहां से आप लिखोगे tan अल्फा इक्वस टू, ये तो साइन थीटा ही बनेगा, पर cos 180 माइनस थीटा जो होगा वो माइनस कॉस थीटा होगा, तो P माइनस क्यू कॉस थीटा। ये लीजिए, डायरेक्शन का फॉर्मूला भी वही है। एडिशन के रिजल्टेंट की डायरेक्शन चाहिए तो यहां प्लस, सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट की डायरेक्शन चाहिए तो यहां माइनस। फॉर्मूला वही है बच्चों। सब्ट्रैक्शन करना है तो बस माइनस का खेल खेलना होगा, एडिशन करना है तो प्लस का खेल खेलना होगा। ये तो बात हुई इसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी याद है। वही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। चलिए तो बातें इसके स्पेशल पॉइंट्स पर। जैसे वहां पर आपको मैंने 7 पॉइंट्स बताए थे बच्चों, या 4 से ही काम चल जाएगा यार। स्पेशल पॉइंट, पहला पॉइंट, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन magnitude of resultant of their subtraction। सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया जब दोनों पैरेलल हो। आपको पता है पैरेलल जब होते हैं तो थीटा कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री का होता है। सब्ट्रैक्शन का पूछा है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये रहा, लगा दो यार, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 PQ कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना? 1। तो ये बना आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ। किसका होल स्क्वायर है ये? P माइनस क्यू का होल स्क्वायर है। किसका है? P माइनस क्यू। किसका है? P माइनस क्यों यार, ये तो Q माइनस P का भी हो सकता है। तो मैं लिखूंगा इसको P माइनस क्यू का होल स्क्वायर और Q माइनस P का होल स्क्वायर। यहां से आपको रिजल्टेंट जो मिलता है R, वो क्या मिलेगा बच्चों? आइदर P माइनस क्यू और Q माइनस P, जिसको आप लिखोगे R इक्वस टू P डिफरेंस Q। इसका मतलब है जो बड़ा मैग्नीट्यूड होगा उसी में से छोटे ओहो यार, ये रिजल्टेंट कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना बच्चों। इस R की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? मॉड ऑफ P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। P का मतलब क्या? मॉड ऑफ P वेक्टर। Q का मतलब क्या? मॉड ऑफ Q वेक्टर। एक रिजल्ट ये मिला, याद करो, ये वाला राइट साइड वाला वहां पर 180 के एंगल पर मिला था, पर वहां यहां प्लस था। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके एडिशन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड P डिफरेंस Q मिनिमम रिजल्टेंट आया था, तो यहां प्लस था। पर यहां अब सब्ट्रैक्शन के अंदर जो 0 डिग्री पर है वो यहां पर सब्ट्रैक्शन बता रहा माइनस, तो ये डिफरेंस के बराबर आ रहा है। ये पहला पॉइंट हुआ बच्चों। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। When two vectors are anti-parallel to each other, anti-parallel to each other, दोनों अब एंटी पैरेलल, इसका मतलब थीटा कितना लेना है बच्चों? 180 डिग्री का लेना होगा। Then magnitude of resultant of their subtraction, चलिए भाई, सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको बताना है।
तो भैया वही फॉर्मूला वापस से, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 PQ। 180 डिग्री का एंगल अब इनके बीच में, तो कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1, माइनस माइनस मिलकर क्या बना देगा बच्चों, प्लस। तो ये बनेगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू पी प्लस क्यू के बराबर बनी। ओहो, P प्लस क्यू तो वहां 0 डिग्री पर था, यहां 180 डिग्री पर है। यानी जो वहां का पहला पॉइंट है वो यहां का दूसरा पॉइंट है, जो वहां का दूसरा पॉइंट है वो यहां का पहला पॉइंट है। और इस आर्क की जगह पर अब आप लिख सकते हो मॉड ऑफ P वेक्टर माइनस Q वेक्टर इज इक्वल टू P की जगह पर मॉड ऑफ P वेक्टर प्लस मॉड ऑफ Q वेक्टर। एक रिजल्ट और मिल गया आपको ये वाला। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर आपको दिए गए हैं, ये P वेक्टर, ये Q वेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90 डिग्री का हो गया। When two vectors are perpendicular to each other, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। लैंग्वेज नहीं लिखी है मैंने, डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं आपको। देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ देयर सब्ट्रैक्शन, तो कुछ करना नहीं है, वापस से वही फॉर्मूला यूज करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो आर स्क्वायर की वैल्यू बनी बच्चों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आर की वैल्यू बन रही है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर। अरे यार ये तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। इस आर की जगह पर अगर मैं लिखना चाहूं तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, और ये वैल्यू आ रही है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर। अरे यार एडिशन के अंदर भी यही फॉर्मूला आया था। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर तीसरे पॉइंट को जरा वापस से पेज पलटकर चेक कर लीजिए आप। यहां प्लस लिखा मिलेगा, राइट साइड पर वही मिलेगा। एडिशन के अंदर भी वही रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी वही रिजल्ट। इसको मैं अगर मान लो इक्वेशन 1 दूं और यहां पर कहूं आपसे वी नो दैट mod of P vector plus Q vector is equals to also equals to under root P square plus Q square, सेकेंड इक्वेशन। ये आपके एडिशन के अंदर था, दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है, तो देयरफॉर mod of P vector plus Q vector की वैल्यू mod of P vector minus Q vector के बराबर हो जाएगी। ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया है, पर यह काम तभी करेगा जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा। दिस रिजल्ट इज वैलिड ओनली एट 90 डिग्री, या कहो दिस रिजल्ट इज वैलिड व्हेन P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर। कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू इक्वल कब आएगी। अच्छा, इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो, ऐसा नहीं है, इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि ये P वेक्टर है, समझिएगा, ये Q वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। समझो, मुझे इनका एडिशन का रिजल्ट चाहिए बच्चों। किसका चाहिए, एडिशन का। तो मैंने क्या किया, इस Q वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दिया बच्चों। डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो रिजल्टेंट ये बना, इसको मैं RA लिखूंगा। RA का मतलब एडिशन का रिजल्टेंट, ठीक है। पर मुझे अगर P वेक्टर माइनस Q वेक्टर चाहिए होता तो फिर मैं माइनस Q वेक्टर इधर ड्रॉ करता भाई पहले, और उसको यहां शिफ्ट कर देता, और इसका जब रिजल्टेंट निकालता तो वो रिजल्टेंट यहां पर आता बच्चों। उसको मैं RS मतलब सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट। अब ध्यान से अगर देखो यार, तो जितना बड़ा ये है, ये तो कॉमन लाइन है,
ये तो कॉमन लाइन है ना, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा मैग्नीट्यूड का नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा, उतना ही है। तो जब इस ट्राइंगल के अंदर बेस और परपेंडिकुलर सेम है तो हाइपोटेनस जितना आएगा इसका भी हाइपोटेनस उतना ही आएगा, आएगा ना भाई, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर तो सेम ही है ना। इसका जितना है, ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों के लिए बेस तो कॉमन है, ये परपेंडिकुलर, इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा ना भाई, साइड ही तो अपोजिट है इसलिए नेगेटिव है वो, तो ये मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। तो इसका और इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आया, तो इसका और इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी यही आएगा। इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर तभी होंगे जब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा। आ गया समझ में? जो बात मैंने यहां पर मैथमेटिकली की है उसको डायमेट्रिकली मैं समझाने की कोशिश की आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 4। चलिए बच्चों, पॉइंट नंबर 3 तक अपना हो गया, और पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपने सीखा कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके एडिशन का और सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल आता है। अब देखिए नीट वाले कितने चालाक हैं, पेपर में सवाल कैसे दिया गया, सवाल सुनिएगा पहले ध्यान से। पहली बार सवाल दिया कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिलेटेड एज, और ऐसे दे दिया आपको, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल क्या होगा। ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, और फोर्थ नंबर पर दे दिया आपको 120 डिग्री। तो यार ये तो अभी अभी पढ़ा ही है आपने, पता ही है आपको कि दोनों वेक्टर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होता है तो वो तभी पॉसिबल होता है जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते। तो हमारा आंसर गया बच्चों सेकंड। बड़ा प्यारा सवाल, छोटा सा सवाल, डायरेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल। पर अगली साल कंटिन्यूएशन ईयर में सवाल दिया गया, अगले साल क्वेश्चन दिया ऐसे कि इफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, देन विच इज करेक्ट, देन विच इज करेक्ट। ऑप्शन दिए गए ऐसे, पहला दिया गया P वेक्टर एंड Q वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड, हैव सेम मैग्नीट्यूड। दूसरा दिया गया P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर। तीसरा दिया गया P वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर। चौथा दिया गया Q वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। बच्चों ने कहा यार ये तो बराबर प्लस और माइनस दोनों बराबर परपेंडिकुलर होते हैं सर। -1 नंबर गिफ्ट में आए आपके अगर आपने इसको टिक कर दिया तो। बोलो क्यों सर, अभी तो आपने बताया ही था, ऊपर वाला सवाल भी तो वही है। अरे भाई ऊपर वाले सवाल इस सवाल में अंतर है, देख यहां मॉड फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां मॉड गायब कर दिया उसने। अरे सर हाँ भाई ऐसा होता है, मॉड फॉर्म में ही इक्वल है तो ही 90 डिग्री है, यहां तो वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन को बराबर कर दिया। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देख, P प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर में P वेक्टर तो मर जाएगा, इसको इधर लाओगे ट्वाइस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर आएगा, तो क्यू वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर बनेगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। ध्यान रखने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, वहां का भी पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था। कहां का? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का, याद कीजिए। यहां का भी पॉइंट नंबर 4
ऐसे ही वहां पर भी मैंने लिख कर दिया था, देख लो भाई कितने स्टार बन गए हैं। तुम भी एक दिन स्टार बनोगे, डॉक्टर बनोगे तभी तो स्टार बनोगे यार। पॉइंट नंबर 4 स्टार बनाएगा आपको, ध्यान रखना, समझिए ध्यान से क्या है कि व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, then magnitude of their resultant becomes 2a sin theta by 2। सर 2a cos थीटा, अरे भाई वो एडिशन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था 2a cos थीटा बाई 2, ये सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 2a sin थीटा बाई 2। सर कैसे, ध्यान से देखो, सपोज सॉल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि सपोज P वेक्टर का मैग्नीट्यूड Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, एक के बराबर है, थीटा एंगल पर काम कर रहे हैं, थीटा एंगल पर काम कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो आप जानते हो यार सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। P की जगह पर भी a लिखना है, Q की जगह पर भी a लिखना है, तो ये बना a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। a इंटू ए स्क्वायर हो गया, ये भी 2a स्क्वायर हो गया है, दोनों में से 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस cos थीटा। अब याद करो, मैंने आपको यहां पर फॉर्मूला बताया था cos थीटा के, 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। एक बताया था cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपको बताया था। जरा इस फॉर्मूले को पकड़ना है यार बच्चों, यहां से आपको मिल रहा है cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस cos को मैं इधर ले जाऊं और इसको उठाकर इधर ले जाऊं तो क्या बनता है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा, और मुझे ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा ही चाहिए, तो मैं इस ब्रैकेट की जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूं ना। तो यहां से आपको मिला आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, उस ब्रैकेट की जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आपने लिख दिया, तो बन गया बच्चों ये 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आर स्क्वायर। तो यहां से आपको आर मिलेगा ट्वाइस a साइन थीटा बाई 2। जो बात मैंने वहां लिखी वो प्रूव कर दी है यहां पर। एडिशन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2a cos थीटा बाई 2 तब होता है जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हो। सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2a sin थीटा बाई 2 तब होता है जब दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। यानी जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स किसी एंगल पर काम करते हो तो उनके सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट 2a sin थीटा बाई 2 होता है और एडिशन का रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2 होता है। याद करो, इस आर की जगह पर मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, और इस A की जगह पर मैं मॉड ऑफ P वेक्टर भी लिख सकता हूं, इस A की जगह पर मैं मॉड ऑफ Q वेक्टर भी लिख सकता हूं, क्योंकि A की वैल्यू P वेक्टर के मॉड के बराबर या A की वैल्यू मॉड ऑफ Q वेक्टर के बराबर होती है, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर बनने वाली है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर यह कहूं बच्चों
इसका फोर्थ ए पॉइंट कि अगर थीटा 0 डिग्री कर दूं, मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर पैरेलल अगर मैं ले लेता हूं, तो मुझे मालूम है भाई, यहां पर मैं थीटा 0 पुट करूंगा, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो रिजल्टेंट बिकम्स 0, वहां डबल हो जाता है 2a के बराबर। थीटा 60 डिग्री अगर वहां की बात करूं तो √3 टाइम्स ऑफ ए आंसर आया था। यहां देखते, थीटा की जगह 60 पुट करोगे तो यहां होगा 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ ए के बराबर आया। ओहो, वहां का ए तो 120 पर आया था, पर यहां 60 पर ही आ गया है। फोर्थ सी पॉइंट, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो सोचना ही नहीं है, आर तो √2a के बराबर ही आएगा। अभी पॉइंट नंबर 3 में यही तो सीखा था यार कि एडिशन का मैग्नीट्यूड जितना होता है सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होता है भाई, 90 डिग्री के एंगल पर। √2 आया था वहां पर भी, यहां पर भी √2 आएगा, चाहे तो आप पुट करके देख लीजिए। यहां 45 आएगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 2/√2 √2 होता है, तो √2a हो गया। फोर्थ डी पॉइंट, अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री वहां पर भी लिया था आपने, या 120 पुट करो 60 होगा, साइन 60 वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 टाइम्स। ओहो, जो एडिशन के 60 डिग्री का रिजल्ट था वो सब्ट्रैक्शन के 120 का रिजल्ट है, जो एडिशन के 120 का रिजल्ट था वो सब्ट्रैक्शन के 60 डिग्री का रिजल्ट है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को मिलाकर सवाल बनता है बच्चों यूनिट वेक्टर पर बेस्ड। कैसे सवाल, पॉइंट तो सब हो गए, 4 पॉइंट ही थे, चारों पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपसे। सब्ट्रैक्शन का कंटेंट, थ्योरेटिकल कंटेंट तो यहां खत्म हो जाता है, पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन के दोनों को मिलाकर सवाल कैसे बनता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन जैसे दिया गया बच्चों, क्वेश्चन ऐसे देगा आपको कि इफ पी कैप प्लस क्यू कैप इज इक्वल टू √3, ये आपको दे दिया। फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। एडिशन का दिया गया और सब्ट्रैक्शन का पूछा गया, एडिशन का दिया गया और सब्ट्रैक्शन का पूछा गया, पर ध्यान रहे ये पी कैप है, ये क्यू कैप है, और कैप जब लगता है तो वो यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम, वो आपको समझना है, समझिएगा ध्यान से। यहां पर दो यूनिट वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड √3 है, और यहां पर आपको दो यूनिट वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। कैसे मैं सॉल्व करूंगा इस चीज को आपको मैं समझाता हूं। क्या आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है? बिल्कुल। सॉल्यूशन समझिएगा ध्यान से। वी नो दैट mod of p cap equals to mod of q cap is equals to a, और उसकी वैल्यू 1 के बराबर। यूनिट वेक्टर है दोनों यार, दोनों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 ही होगा, तो मतलब a की वैल्यू 1 के बराबर लेनी है मुझे। अब मुझे एडिशन का दिया गया है और ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर के सम का रिजल्टेंट 2a cos θ/2 आता है ना, तो मैं क्या इसको 2a cos θ/2 बराबर √3 लिख सकता हूं? चलो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यहां लिख देता हूं, तो मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं बच्चों 2a cos θ/2 इक्वल्स टू √3। इसकी जगह पर लिखा है मैंने, और a की वैल्यू 1 लेनी है मुझे, तो यहां सिर्फ बचेगा 2
कॉस थीटा बाई 2 इक्वस टू √3। और इस 2 को अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं तो कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू √3/2 मिलेगी। अब अगर मुझे मालूम है कि मैं यहां पर 30 डिग्री रख देता हूं, 30 डिग्री, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। इसका मतलब थीटा बाई 2 की वैल्यू 30 डिग्री होगी। तो भैया थीटा, ओहो, ये तो मुझे पहले से ही मालूम था कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 60 डिग्री पर काम करते हैं तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स आता है। तो भैया ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एडिशन है, 60 डिग्री पर काम कर रहे तो ही रिजल्टेंट 1 का √3 टाइम्स आएगा। इसका मतलब दोनों वेक्टर 60 डिग्री पर काम कर रहे हैं, तो अब इनका सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट मुंह जबानी है। देखा जाए तो जो एडिशन के 60 डिग्री का रिजल्ट था वो सब्ट्रैक्शन के 120 का रिजल्ट है। तो इसकी वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 1। सीधी सी बात है, क्योंकि जो यहां एडिशन का 60 डिग्री का रिजल्ट था वो √3 है। तो भैया सब्ट्रैक्शन में 120 पर √3 है कि नहीं है? बोलो। सब्ट्रैक्शन पर 1 पर 60 डिग्री पर चाहिए आपको, तो 60 डिग्री पर तो एक के बराबर है ना, क्योंकि एंगल तो 60 डिग्री का है। तो सब्ट्रैक्शन का 60 डिग्री का रिजल्ट क्या बनेगा? ए के बराबर, और ए की वैल्यू कितनी? 1 के बराबर। तो आंसर क्या जाएगा? 1 के बराबर। क्लियर? √3 मत कर देना, 120 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री एडिशन का रिजल्टेंट √3 था, तो सब्ट्रैक्शन का 60 डिग्री का रिजल्ट क्या है? ए के बराबर है, और ए की वैल्यू कितनी है? 1 के बराबर है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 1 के बराबर। चलो एक सवाल और कराता हूं, फिर आपको यह बात और समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। एक अगला सवाल आपके लिए बड़ा प्यारा सवाल बना देता हूं मैं। बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स is 6/5. 6/5. Then find value of magnitude of subtraction. Their subtraction. Magnitude of their subtraction. दो यूनिट वेक्टर, उनके सम का मैग्नीट्यूड 6/5 आपको दे रखा है, तो उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आपको बताने के लिए बोला गया है। लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन बना कर दिया, ध्यान रखना। तो सुनो, मान लेते हैं मैंने यार ऐसा सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सपोज P cap and Q cap are 2 यूनिट वेक्टर्स। ऐसा मैंने मान लिया है भाई, यार उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि उसने बोला है सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, तो मैंने 2 यूनिट वेक्टर्स को कंसीडर कर लिया है, P कैप और Q कैप। और मुझे मालूम है कि इन दोनों यूनिट वेक्टर का जो सम मैग्नीट्यूड होगा वो तो इक्वली होगा ना यार बच्चों, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज 1 होता है भाई। अब इन दोनों यूनिट वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड, सम किया, मैग्नीट्यूड जो है वो आपको बोला 6/5 है। तो आपसे कहा जा रहा है सवाल के अंदर कि इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकाल कर दीजिए। यह सवाल था हमारा एक्चुअली में। तो ध्यान से देखो, आप सबको बात पता होगी कि अगर ये एडिशन है तो इसका मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है बच्चों? 2a cos थीटा बाई 2।
6/5 एक ही जगह तो 1 रख दोगे आप, एक ही जगह तो 1 रख दोगे आप, क्योंकि यहां a = 1 दे रखा है और 2 से ये 6 है, 3 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि cos θ/2 की वैल्यू आपको मिलेगी 3/5। तो बोले सर डिग्री में कैसे आएगा? घबराओ मत, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए और उसमें कहोगे ये एंगल θ/2 है, और मुझे मालूम है cos θ/2 बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस की जगह पर 3, हाइपोटेनियस की जगह 5, तो परपेंडिकुलर 4 आएगा, और 5, 3 के बीच का एंगल 53 डिग्री मैंने बताया था, तो थीटा मिलेगा बेटा, यहां θ/2 की वैल्यू मिलेगी 53 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 106 डिग्री लिखो यार, खत्म, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आ गया भाई। θ/2 की जगह पर अब यह सब्ट्रैक्शन है, p कैप माइनस q कैप, इसका मैग्नीट्यूड 2a sin θ/2, तो भैया एक की जगह पर तो 1 रख दे और θ/2 की जगह पर क्या रख दे, 53 डिग्री। अब साइन 53 की वैल्यू चाहिए तो इसी से पूछ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां से अब 2 × 4/5, तो जवाब बनेगा हमारा 8/5, यानी एडिशन का मैग्नीट्यूड 6/5 था, तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड 8/5 बनेगा। एक और सवाल करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है बच्चों, इफ मॉड ऑफ p कैप माइनस q कैप की वैल्यू आपको √3 दे दी गई है और आपसे कहा फाइंड मॉड ऑफ p कैप प्लस q कैप कितना होगा, ये आपको निकाल कर देना है। अब सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड दिया गया और एडिशन का पूछे, जो देगा उससे थीटा निकलेगा, बस ध्यान रखो, ये दिया इससे थीटा निकाला और इस थीटा को उठाकर मैंने इसमें रख दिया, अब ये दे रहा है इससे थीटा निकाल लो, उसमें रख देना, एक ही बात है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसकी जगह पर 2a sin θ/2, यूनिट वेक्टर है तो भाई मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा ना इन सबका, तो एक की जगह तो 1 ही होगा, तो यहां से sin θ/2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, √3/2, और आपको पता है sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो θ/2 की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, 60 डिग्री, तो थीटा कितना आएगा, 120 डिग्री। ओहो, 120 डिग्री पर एडिशन का मैग्नीट्यूड किसी एक के बराबर होता है, तो इसका आंसर बन जाएगा, निकाल कर देख ले भाई, मुझे तो याद है, मुझे तो सारे पॉइंट टिप पर याद है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको याद होने चाहिए, मेरे याद होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है नीट के एग्जामिनेशन में। एक की जगह 1 और θ/2 की जगह 60 डिग्री रख दे भाई, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, 2 से 2 कटेगा, बचेगा कितना, 1, आंसर। अरे आया समझ में बच्चों? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को कंबाइन करके सवाल इस प्रकार से बनते हैं। चलिए, आज हमने लॉ ऑफ पॉलीगन पढ़ा और पूरा सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को पढ़ा, उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला, उसकी डायरेक्शन को निकाला और उस पर बेस स्पेशल पॉइंट्स जो थे 3, 4, वो चारों पॉइंट आपने डिस्कस किए और उन दोनों से फिर कैसे सवाल हमारा बनता है ये आपने डिस्कस किया। चलिए, कल हम स्टार्ट करेंगे बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पूरा कैसे कंपोनेंट करते हैं, कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्या डायरेक्शन कोसाइंस होती है, सब कुछ कल हम समझेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।